नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 3 आज हम कंप्लीट करेंगे और एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 2 अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं और आज की पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ को मिक्स करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने एलसीएम का बेसिक पढ़ा है, एचसीएफ का बेसिक पढ़ा है और इन पर बेस्ड क्वेश्चन किस किस तरह के बनते हैं वो हमने पढ़े हैं। अब हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, अब इन पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन लेते हैं पहला। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का सर एचसीएफ दिया गया 8। ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं का एचसीएफ दिया गया 8 और निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो इनका एलसीएम नहीं हो सकती। तो सबसे पहले आप एक चीज जान लीजिए, जैसे मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझाना चाहूं। जैसे एक नंबर लिया मैंने 28, ध्यान दीजिएगा, एक संख्या ली मैंने 28 और एक संख्या मैं लिए 32। ये दो नंबर मैंने लिए हैं और कोई मुझसे पूछ रहा है कि बताइए सर 28 और 32 का एलसीएम कितना होगा या एचसीएफ कितना होगा। तो आपको अगर पता हो कि मैंने एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए, अभी क्वेश्चन बाद में कराऊंगा, पहले थोड़ा समझ लीजिए। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपको बताया था अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले संख्याओं को तोड़ते हैं। अगर 28 को तोड़ेंगे 2 इंटू 7, 32 को तोड़ेंगे 2 इंटू जी, आपने 32 को तोड़ लिया। ठीक है, अगर आप इनका एचसीएफ निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ अगर निकालेंगे आप इनका, तो आपको पता है एचसीएफ क्या होता है, दोनों संख्याओं के अंदर जो कॉमन वाला पार्ट होगा। ध्यान दीजिए, दोनों संख्याओं के अंदर जो कॉमन वाला पार्ट होगा, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, एक तो ये दो कॉमन दिख रहा है, एक ये दो कॉमन दिख रहा है। तो ये जो कॉमन वाला पार्ट है अगर उसे ले लेंगे तो आपका एचसीएफ आ जाएगा। तो एचसीएफ कितना आ गया भाई, 4 आ गया। ठीक है, दोनों संख्याओं में जो कॉमन होगा उसे आप ले लेंगे तो आपका एचसीएफ आ जाएगा, आ गया। इसके बाद आप देखेंगे अगर आप एलसीएम निकालते हैं, अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है जो कॉमन होगा उसे ले लीजिए और जो कॉमन नहीं है उसे भी ले लीजिए। एलसीएम के अंदर क्या करेंगे, जो कॉमन होगा उसे ले लीजिए। कॉमन क्या, ये वाला दो कॉमन है और ये वाला दो कॉमन है, जो कॉमन है वो ले लीजिए और जो कॉमन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जो कॉमन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ। क्या बोलते हैं, एचसीएफ। जो कॉमन होता है उसे ले लें, इसके अलावा जो कॉमन नहीं उसे भी ले लें। तो 2 इंटू 7। तो आप देख रहे हैं एलसीएम जब निकाल रहे हैं तो एलसीएम निकालने के लिए पहले हमें एचसीएफ लिखना पड़ रहा है, जो कॉमन है वो लिखना पड़ रहा है। मतलब एलसीएम के अंदर हमारा एचसीएफ वाला पार्ट आता है, तो ये कॉमन फैक्टर आते हैं। इसके अलावा जो कॉमन नहीं होते हैं जिन्हें बोलते हैं अदर फैक्टर, इन्हें बोलेंगे अदर फैक्टर या अन्य गुणनखंड, है ना। तो एलसीएम जब निकालते हैं तो एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या लिखना होता है, मैं यहाँ लिखूंगा, एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या लिखना होता है, एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ। एक तो कॉमन फैक्टर लिखिए, इसके अलावा अदर फैक्टर लिखिए जो कॉमन नहीं है। ठीक है, जो कॉमन नहीं है। तो एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ इंटू अदर फैक्टर। समझ में आया। तो एलसीएम के अंदर हमारा एचसीएफ वाला पार्ट होता है। अगर एचसीएफ वाला पार्ट एलसीएम के अंदर होगा तो ये एचसीएफ जो है एलसीएम को पूरा पूरा काट देगा। तो आप समझिएगा कि एचसीएफ से एलसीएम पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि एलसीएम में अगर इसमें आप एचसीएफ का भाग देंगे तो एचसीएफ से एचसीएफ कट जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि एलसीएम जो होता है एचसीएफ से पूरा पूरा कट जाता है। क्लियर है, समझ पा रहे हैं चीज़ों को। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने पहला पॉइंट जान लिया है कि आपका जो एलसीएम होता है वो एचसीएफ से पूरा पूरा कट जाता है और आपने देख लिया कैसे कट रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप एक फॉर्मूला और जान लीजिए कि जैसे आपने 28 और 32 का जब एचसीएफ निकाला है तो एचसीएफ आया है 4 और इन सब का गुणा कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ फॉर्मूला बनता है कि जो संख्याएं आपकी हैं, जैसे मैंने बोला पहली संख्या और दूसरी संख्या, अगर दोनों संख्याओं का अगर आप गुणा कर दें, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करेंगे तो इनका गुणा जो है एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर आता है। आप चेक करके देख सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल, अगर दो संख्याओं का आप एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो संख्याओं का गुणा और उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणा आपस में क्या होता है भाई, बराबर होता है। ठीक है, अगर दो से अधिक संख्या हो जाए, तो अगर संख्या n हो जाए तो n संख्याओं का गुणनफल, ध्यान दीजिएगा, n संख्याओं का गुणनफल, n संख्याओं का गुणनफल अगर निकालेंगे, अगर आप n संख्याओं का गुणनफल निकालते हैं तो n संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ की पावर, अगर यहाँ पे n संख्या है
तो n जितनी संख्या उसमें से एक घटा देंगे तो आपका n-1 आ जाएगा। मतलब n संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ की पावर n-1। ये दोनों याद रखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल होता है इनके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर, ध्यान रखिएगा। और अगर दो से ज़्यादा संख्या हो जाए तो n संख्याओं का गुणनफल इनके एलसीएम और एचसीएफ की पावर n-1। तो आप देख रहे हैं जितनी संख्याएं हैं उसमें से एक घटा देंगे, आपका n-1 आ जाएगा। ये दोनों फॉर्मूले आपको अपने दिमाग में रखने, इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। और आपने तीसरा पॉइंट जाना था कि एलसीएम जो होता है एचसीएफ से हमेशा पूरा कट जाता है। ठीक है, चलिए अब आप आ जाइए क्वेश्चन पे। अब आ जाइए आप क्वेश्चन पे। दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या ऐसी है जो इनका एलसीएम नहीं हो सकती। पहले तो आप इनके 4 ऑप्शन लिख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखे हुए हैं तो पहले आप ऑप्शन लिख लें। पहले आप ऑप्शन लिख लेंगे तो पहला ऑप्शन आपका है, मैं ऑप्शन लिख देता हूं 4 ऑप्शन। जब तक आपको ऑप्शन नहीं पता होंगे तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो मैं 4 ऑप्शन आपके लिख देता हूं 24, 48, ऑप्शन आप लिख लेंगे 56 और 60। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इनमें से आपसे पूछा गया है कौन सा आंसर होगा। तो दो संख्याओं का एचसीएफ 8 दिया गया है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एलसीएम नहीं हो सकती। तो आपको पता है एलसीएम जो होता है एचसीएफ से पूरा कट जाता है, मतलब जो भी एलसीएम होगा वो 8 से कट जाएगा, पर हमसे बोला नहीं हो सकती, तो जो 8 से नहीं कटेगा वो हमारा एलसीएम नहीं हो सकता। तो 8 से कौन सा नहीं कट रहा है, 8 3 24 कट रहा है, 8 6 48 48 सब कट रहा है, ये 8 से नहीं कट रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि ये 8 से नहीं कट रहा है। क्योंकि जो संख्या 8 से कट जाएगी वो एलसीएम हो सकती है, ये 8 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये एलसीएम नहीं होगा। ठीक है, कर पाएंगे। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। चलिए इसके लिए भी आपको सबसे पहले ऑप्शन लेने पड़ेंगे, ध्यान रुकिएगा, ऑप्शन ले लीजिए पहले। दो संख्याओं का एचसीएफ 27 दिया गया है, तो बताइए इनमें से कौन सी संख्या इनका एलसीएम हो सकती है। मैं ऑप्शन लिख देता हूं, पहला ऑप्शन है 84, ध्यान दीजिएगा, पहला है 84, दूसरा 130, इन वाले क्वेश्चनों के लिए ऑप्शन की जरूरत पड़ती है, तीसरा 135 और चौथा ऑप्शन आपका होगा 165। ठीक है, अब आप देखिए दो संख्याओं का एचसीएफ आपको कितना दिया गया है, दो संख्याओं का सर एचसीएफ दिया गया 27। अब बोला गया इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो आपका एलसीएम नहीं हो सकती, तो सॉरी एलसीएम हो सकती है। तो आपको पता है एचसीएफ अगर 27 है तो जो भी एलसीएम होगा वो 27 से कट जाएगा। अब दिए गए ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा नंबर है जो 27 से कट रहा है। क्या ये 27 से कटता है, नहीं कटता। ये 27 से कटेगा, नहीं कटेगा। 27 पंजे 135 से कट जाएगा, ये भी 27 से नहीं कटेगा। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 135। कितना आंसर हो जाएगा, 135। क्लियर है, कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए आपसे बोला गया दो संख्याओं का एचसीएफ 96 है, एलसीएम 1296 है, यदि एक संख्या 864, दूसरी संख्या क्या होगी। अभी भी मैंने बताया है, क्या बताया अभी भी मैंने आपको, अभी मैंने बताया पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो गुणनफल होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो आप देखिए पहली संख्या कितनी है, 864, पहली संख्या 864 है और दूसरी संख्या आपको बतानी है बराबर एलसीएम। एलसीएम कितना दिया गया भाई, 1296 और एचसीएफ कितना दिया गया, 96। तो दो संख्याओं का गुणनफल इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है, इन्होंने जो संख्या लिखी है, ठीक है एक एचसीएफ 96 है, ये 1296, ये 864 है। ठीक है, अब आपको दूसरी संख्या बतानी है, तो दूसरी संख्या क्या होगी बताएं जरा मुझे। अब आप देखिए इधर इसे काटेंगे तो 96 से जब इसे काटेंगे तो 96 से ये कट जाएगा आपका 9 बार। 96 से जब इसे काटेंगे तो ये 9 बार कट जाएगा। ध्यान दीजिए, 96 जब इसे काटेंगे 9 बार कट जाएगा, और 9 से जब इसे काटेंगे 9 एकम 9, 9 चौक 36, 9 चौक 36। तो दूसरी संख्या आपकी कितनी आ जाएगी, दूसरी संख्या आ जाएगी आपकी 144। तो याद रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आता है तो आप इस प्रकार सॉल्व कर लेंगे, कर पाएंगे भाई। कोई परेशानी किसी विद्यार्थी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो आपने वैल्यू रखी, आपका आंसर आ गया है। चलिए अब आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। चलिए ये आपका अगला क्वेश्चन है, बताइए चार संख्याओं का एलसीएम 117 है और उनका एचसीएफ 3 है, तो उन सभी संख्याओं का गुणनफल। तो चार संख्याओं का गुणनफल बताना है आपको।
चार संख्याओं का गुणनफल, ध्यान दीजिए, चार संख्याओं का गुणनफल, चार संख्याओं का आपको गुणनफल बताना है। तो आपको पता है कि सर अगर आपको गुणनफल निकालना है तो मैंने अभी बताया था n संख्याओं का गुणनफल, क्या बताया था आपको, फॉर्मूला याद है, बताया था n संख्याओं का गुणनफल, n संख्याओं का गुणनफल, n संख्याओं का गुणनफल जो अभी हमने बताया था वो क्या बताया था, एलसीएम इनटू एचसीएफ, और जितनी संख्याएं होती हैं उसमें से एक घटा देंगे, तो संख्या n है तो n में से घटा के n-1 आ जाएगा। ये होता है n संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पर चार संख्याएं तो क्या लिखेंगे, एलसीएम कितना है 117 इंटू एचसीएफ, एचसीएफ कितना है 3, और पावर क्या आ जाएगी n-1, n की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो आप देखें 117 और 3 की पावर 3 कितना हो 27। अब बताइए इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, जब इनका गुणा करेंगे तो आप गुणा कर लीजिएगा, इनका आंसर आएगा 3159। ये आपका आंसर आना चाहिए, सभी विद्यार्थी इसका आंसर निकाल लेंगे, 3159 आएगा। आप चेक करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत किसी विद्यार्थी को नहीं आनी चाहिए। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, ये आपका अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा सभी लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, आपसे बोला गया कि सर दो संख्याओं का जो एलसीएम है ना वो एचसीएफ का 45 गुना है। जो एलसीएम है एचसीएफ का 45 गुना है। यदि एक संख्या 125 है और एलसीएम और एचसीएफ का योगफल, ध्यान दीजिएगा, एचसीएफ और एलसीएम का योगफल, सॉरी यहाँ पे योगफल लिख लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक कर दी लिखने में, थोड़ा सही कर लीजिएगा इसे, यहाँ पे योगफल कर लीजिएगा। एलसीएम और एचसीएफ का योगफल 1150 है, तो दूसरी संख्या आपको बतानी है। ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं का जो एलसीएम है उसके एचसीएफ का 45 गुना है, एक संख्या 125 है और एलसीएम और एचसीएफ का योगफल 1150 दिया गया है, तो आपको बताना है दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए एलसीएम को मैं क्या करता हूँ, एलसीएम को मैं एल मान लेता हूँ और एचसीएफ को मैं एच मान लेता हूँ। ध्यान दीजिएगा, है ना। तो आपको जो एलसीएम दिया गया है वो एलसीएम किसके बराबर दिया गया, एचसीएफ का 45 गुना, तो इसका 45H कर देंगे। एलसीएम बराबर दिया गया है 45H, ठीक है। एलसीएम जो है एचसीएफ का 45 गुना है और एलसीएम और एचसीएफ का योगफल 1150 है, तो L प्लस H अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना दिया गया भाई, 1150 के बराबर दिया गया है, 1150 के बराबर दिया गया है। तो आप देखिए L की वैल्यू अगर यहाँ पुट करेंगे तो L की जगह जब यहाँ रखेंगे 45H, तो 45 और H और H कितना होगा 46H, कितना हो जाएगा 46H बराबर 1150, ठीक है। अब जरा इससे काटिए, किससे कट रहा है, 23 दूनी 46 और 23 पंजे 50 बार कट जाएगा और 2 से कटेगा कितनी बार, 25 बार। तो आपका H की वैल्यू कितनी आ गई 25, इसका मतलब आपका एचसीएफ कितना आ गया 25 आ गया, आपने निकाल लिया है। एचसीएफ आपका 25 आ गया है, तो एचसीएफ की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, एलसीएम भी आ जाएगा, तो एलसीएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 और एचसीएफ की वैल्यू 25 है, 45 इंटू 25, तो गुणा करिए, 25 पंजे 125 की 5, हासिल लगी 12, 25 चौक 100 और 12 कितना हो जाएगा 112। तो आप देखेंगे ये आपका एलसीएम आ गया 1125, ये आपका एलसीएम आ गया, ये आपका एचसीएफ आ गया है। तो आपसे बोला गया है एक संख्या आपको पता है, दूसरी संख्या आपको पता नहीं। तो आपको पता है सर पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल किसके बराबर होता है, इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ध्यान दीजिए सभी लोग, ठीक है। तो पहली संख्या आपको दी गई है कितनी, 125, और दूसरी संख्या आपको निकालनी है। एलसीएम आपने निकाला है 1125 और एचसीएफ भाई कितना आया आपका 25 आया है। तो 25 पंजे 125, 5 बार कटेगा और 5 से जब इसे काटेंगे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25, तो आपकी जो दूसरी वाली संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी 225 आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर है। कर पाएंगे सभी लोग चेक करके बताएं, कर पाएंगे। कोई भी ऐसी चीज़ जो समझ में नहीं आई हो यहाँ पे जल्दी से बताएं मुझे, कोई भी ऐसी चीज़ जो समझ में नहीं आई हो यहाँ पे जल्दी से बताएं मुझे। दो संख्याओं का एलसीएम जो दिया गया एचसीएफ का 45 गुना है, तो L बराबर 45H। एलसीएम और एचसीएफ का योगफल 1150 है, तो L प्लस H को जोड़ेंगे 1150, तो L की वैल्यू 45H यहाँ रखेंगे, 45H और H 46H बराबर 1150, तो H की वैल्यू आ गई 25, ठीक है 25 आ गई। अब आप देखेंगे
एच की वैल्यू आ गई तो 25 यहाँ रखेंगे, 25 इंटू 45 कितना हो जाएगा, 1125 आ जाएगा। ये 1125 आ गया। अब पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहली संख्या आपने रखी, दूसरी निकालनी है, एलसीएम एचसीएफ की वैल्यू रखी, आपका आंसर आ गया है, जो कि आपने बड़ी आसानी से निकाल लिया है। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर कैसे निकालेंगे आप लोग पहले एक बार ट्राई करें, सब लोग ट्राई करें और फिर मुझे इसका आंसर बताने की कोशिश करें। दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 12 गुना है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। एलसीएम में एचसीएफ का योगफल 403 है, एक संख्या आपकी 93 दी गई है, दूसरी संख्या बतानी है। तो आपका एलसीएम को मैं एल मान लेता हूं, एचसीएफ को एच मान लेता हूं। ठीक है, तो आपका जो एलसीएम दिया गया है वो 12 गुना है किसका, एचसीएफ का, एल बराबर 12H। ठीक है, इसके बाद दिया गया एलसीएम और एचसीएफ का योगफल, मतलब एल प्लस एच को अगर जोड़ेंगे तो कितना दिया गया भाई, 403 दिया गया है। तो एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू यहां रखेंगे 12H और एच कितना हो जाएगा 13H बराबर 403। तो 13 तिया 39, 13 एकम 13। तो एच की वैल्यू कितनी आई, 31 आ गई। एच की वैल्यू अगर 31 आ गई है, एच बराबर 31 आ गया, तो एच की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। एच की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर देंगे तो एल की वैल्यू भी आ जाएगी, तो 12 इंटू 31, तो 12 एकम 12, तो वहाँ से लगी 1, 36 और 1 37, 372 एलसीएम आ गया। अब एक संख्या पता है, दूसरी संख्या निकालनी, तो आपको पता है पहली संख्या कितनी है 93, पहली संख्या इंटू दूसरी वाली निकालनी है, बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम कितना है 372 इंटू एचसीएफ कितना है 31, 31 दिया 93, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। तो आप देखेंगे दूसरी संख्या कितनी है 124। क्लियर है? कोई डाउट किसी विद्यार्थी को हो तो बताइए जल्दी से। किसी विद्यार्थी को कोई भी डाउट नहीं है, सारी चीज़ें एकदम क्लियर हैं सभी लोगों की। ठीक है, चलिए बहुत आराम से पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में मिलती रहेंगी। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए अब आगे चलते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। दो संख्याओं का योग दिया गया 36 और उनका एचसीएफ दिया गया 4, तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव है। ये क्वेश्चन बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है बच्चों, ये बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। अब देखिए दो संख्याओं का एचसीएफ 4 है और उनका योग 36 है, तो ऐसी संख्याओं के जोड़े कितने हैं। अब दो तरीके हैं सॉल्व करने के, या तो ऐसे करिए आप दो संख्या कुछ मान लीजिए, माना कि एक संख्या x के बराबर है, दूसरी संख्या y के बराबर। एक तरीका तो ये है, पर उससे ज़्यादा अच्छा तरीका ये है कि आपने देखा सर दो संख्याओं का एचसीएफ 4 है। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ 4 है और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा नंबर जो दोनों सारी संख्याओं के अंदर कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ होता है। तो अगर एचसीएफ 4 है, इसका मतलब दोनों संख्याओं के अंदर जो कॉमन नंबर रहा होगा वो क्या रहा होगा, 4 रहा होगा। अगर कॉमन नंबर 4 रहा होगा तो इसके अलावा कुछ और कॉमन नहीं होगा, क्योंकि जो कॉमन होता है वही एचसीएफ बनता है। तो एचसीएफ अगर 4 है, दोनों संख्याओं के अंदर कॉमन नंबर 4 होगा। तो अगर मैं संख्या एज्यूम करूं तो ऐसे मान लूं, पहली संख्या को 4a मान लूं और दूसरी संख्या को 4b मान लूं, क्योंकि जो कॉमन है वो मैंने ऑलरेडी आगे लिख दिया है। अब a और b में कुछ कॉमन नहीं होगा। ये पहली संख्या आ गई 4 इंटू ए, दूसरी संख्या आ गई 4 इंटू बी, क्योंकि जो एचसीएफ था वो मैंने संख्याओं के अंदर लिख लिया। अब याद रखिए a और b में कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि जो कॉमन था वो मैंने ऑलरेडी पहले लिख दिया। क्योंकि एचसीएफ अगर 4 है तो दोनों संख्याओं के अंदर 4 तो रहेगा ही रहेगा। अब एक संख्या 4a आ गई, एक संख्या 4b आ गई, इन संख्याओं का योग जरा जोड़िए, 4a प्लस 4b बराबर 36। 4 कॉमन ले लेंगे, a प्लस b बराबर 36। 4 से ये 36 कट जाएगा 9 बार, तो a प्लस b बराबर 9, a प्लस बी बराबर 9 आ गए। अब बताइए a और b की ऐसी क्या वैल्यू हो सकती हैं, a और b की ऐसी क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं जिन्हें जोड़ने पर 9 आ जाए। बस इतना याद रखिएगा, a और b की वैल्यू में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। तो आप कहेंगे सर a की वैल्यू 1 हो जाए तो b की वैल्यू 8 हो जाएगी। आप कहेंगे सर a की वैल्यू 2 हो जाए तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। आप कहेंगे ये 3 हो जाए तो ये 6 हो जाएगी। अगर ये 4 हो जाए तो ये 5 हो जाएगी, ये वैल्यू बनेगी। अब देख लीजिए इनमें कुछ कॉमन तो नहीं है। अब इन दोनों में तो कुछ कॉमन है नहीं है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, पर 3 और 6 में देखेंगे 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, तो ये वाला पेयर नहीं चलेगा, क्योंकि जो कॉमन था मैंने ऑलरेडी बाहर लिख दिया है। तो आप देखिए इनमें भी कुछ कॉमन नहीं, तो कितने जोड़े बन रहे हैं, 1 2 3। तो आप देख रहे हैं 3 जोड़े बन रहे हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 जोड़े संभव हैं। तो हमारा आंसर आएगा 3 जोड़े। बताइए क्लियर है, समझ पा रहे हैं, कोई परेशानी तो नहीं है, बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होनी
चाहिए। चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको सॉल्व करना है, यही कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर एचसीएफ दिया जाता है, कभी भी संख्या एज्यूम करनी हो तो एचसीएफ बाहर लिखकर आप संख्या को एज्यूम कर लिया करें। बताइए, आपको दिया गया सर दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 13 है और एलसीएम 455 है। इनमें एक संख्या 875 नहीं होगा, ये 75 होगा। यहाँ पे पहले सही कर लें। एक संख्या जो है 75 और 125 के बीच में स्थित है, तो वो संख्या क्या है? ये क्वेश्चन आपका दिया गया, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। एक संख्या जो है 75 और 125 के बीच में स्थित है, तो वह संख्या क्या होगी? ये आपका क्वेश्चन है। कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो इसका आंसर बता सकते हैं? जल्दी सब लोग पहले अपना अपना ट्राई करें, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूं। चलिए अब देखिए, दो संख्याओं का एचसीएफ 13 दिया गया है, तो पहली संख्या क्या मानेंगे आप? पहली संख्या मानेंगे 13A और दूसरी संख्या आप क्या मानेंगे? 13B। पहली संख्या आ गई 13A और दूसरी संख्या आ गई 13B। ठीक है, अब इनका एलसीएम दिया गया है 455, तो इनका एलसीएम निकालिए। एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम निकालते कैसे निकालते हैं? जो दोनों में कॉमन है वो ले लीजिए, जो कॉमन नहीं है वो भी ले लीजिए। जो कॉमन है वो ले लो, तो कॉमन क्या है? 13, और जो कॉमन नहीं है वो भी ले लो। ए कॉमन नहीं है और बी कॉमन नहीं है ना, क्योंकि जो कॉमन था वो मैंने ऑलरेडी बाहर लिख दिया है। ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ये आ गया एलसीएम। अब इसकी वैल्यू दी गई कितनी? 455। 455 13 से काटिए। 13 तिया 39, 13 तिया 39, 6 13 पंजे 65। तो ए इंटू बी का मान कितना आ गया? ए इंटू बी का मान आ गया 35। अब इस 35 में से ऐसी ए और बी की वैल्यू निकालिए जिनका गुणा करने पर तो 35 आ जाए, पर ए और बी में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। जो कॉमन था मैंने ऑलरेडी बाहर लिख दिया है। तो 35 को ऐसे दो नंबरों में तोड़िए जिनमें कुछ कॉमन ना हो। तो आप कहेंगे तोड़ सकते हैं 5 गुणे 7, 7 5 35 और 5 और 7 में कुछ कॉमन नहीं है। तो आप देखिए ए की वैल्यू अगर 5 लेंगे तो बी की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो पहली संख्या कितनी बनेगी? 13 इंटू 5, 13 पंजे 65। यहां रखेंगे 7 को, 13 सत्ते 91। तो आपसे बोला गया है कि आपकी एक संख्या 75 और 125 के बीच में है। क्या ये 75 और 125 के बीच में? नहीं, ये 75 और 125 के बीच में। तो आप कहेंगे हाँ ये है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? वही संख्या पूछेगी तो वो संख्या कितनी आ गई? 91। तो आपका आंसर आ जाएगा 91। समझ पा रहे हैं चीज़ों को समझ पा रहे हैं? कोई डाउट तो नहीं आ रहा किसी को? कोई विद्यार्थी परेशान तो नहीं हो रहा है? कोई भी परेशान नहीं होगा। चलिए, ये आपका अगला क्वेश्चन आया, इसका आंसर आप बताने की कोशिश करें। दो संख्याओं में से प्रत्येक 13 से बड़ी है। दोनों संख्याओं में से प्रत्येक संख्या जो है वो 13 से बड़ी है। ठीक है, दोनों संख्या 13 से बड़ी है। अब इन संख्याओं का एचसीएफ 13 है और एलसीएम 273 है, तो इन संख्याओं का योगफल कितना आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं सर एचसीएफ अगर 13 दिया गया है तो पहली संख्या आ जाएगी 13A और दूसरी संख्या क्या आ जाएगी? 13B। पहली संख्या आ गई 13A और दूसरी संख्या आ गई 13B। ठीक है, अगर इनका आप एलसीएम निकालते हैं, इनका आप अगर एलसीएम निकालते हैं तो जो कॉमन है वो ले लीजिए और जो कॉमन नहीं है वो भी ले लीजिए। ये आपका एलसीएम आ गया। एलसीएम आ गया। अब एलसीएम तो मुझे दिया गया है ना, एलसीएम दिया गया मुझे कितना? 273 के बराबर। तो ये डेटा 273 के बराबर होगा। 13 से काटेंगे, 13 दूनी 26, 13 एकम 13। तो ए इंटू बी का मल्टीप्लाई 21 के बराबर आ गया। अब 21 को ऐसे दो नंबरों में तोड़ें, 21 को ऐसे दो नंबरों में तोड़ें जिनका गुणा करें तो 21 आ जाए, पर ए और बी उसमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है। जो कॉमन था मैंने ऑलरेडी बाहर लिख लिया। तो आप कहेंगे सर इसे तोड़ लीजिए, बहुत आसान। 3 गुणे 7 में 7 तिया 21 हो जाएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू 3 ले लीजिए। 13 तिया 3 यहाँ रखेंगे, 13 तिया 39, तो ये 39 आ जाएगा। और 7 को रखेंगे 13 सत्ते 91। तो आपसे पूछा क्या है? दोनों संख्याएं 13 से बड़ी है, तो इन संख्याओं, ये भी 13 से बड़ी है, ये भी 13 से बड़ी, देखिए दोनों 13 से बड़ी हैं, तो इन संख्याओं का योगफल पूछा गया। तो इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा ये पूछा गया है। तो ये 40 और 90 कितना आ जाएगा? 130। तो आपका आंसर आएगा 130। बताइए, कर पाएंगे सॉल्व कर पाएंगे? किसी को परेशानी हो रही है तो बताइए जल्दी जल्दी। कोई भी परेशानी किसी विद्यार्थी को नहीं हो रही है? चलिए आगे। ये
बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना चाहिए। एक किसान के पास 945 गाय और 2475 भैंसे हैं। वो इनको न्यूनतम समूहों में इस प्रकार चराना चाहता है कि प्रत्येक समूह में एक ही प्रकार के जानवर हों और प्रत्येक समूह में जानवरों की संख्या समान हो। तो समूहों की संख्या बताइए। अब सबसे पहले आपने जब क्वेश्चन पढ़ा तो क्वेश्चन पढ़ के मुझे इतना बताइए, ये क्वेश्चन है किसका, एलसीएम का कि एचसीएफ का। ये क्वेश्चन है किसका, एलसीएम का कि एचसीएफ का। आपको क्या करना है, इतनी तो उसके पास गाय है, इतनी तो उसके पास गाय है, इतनी तो उसके पास गाय है और इतनी उसके पास भैंसे हैं, ठीक है। अब इन्हें क्या करना है, प्रत्येक समूह में एक ही प्रकार के जानवर हों और प्रत्येक समूह में जानवरों की संख्या समान हो, तो समूहों की संख्या बताना है। ये आपको बताना है समूहों की संख्या क्या होगी। और इनके न्यूनतम समूह बनाने, ध्यान दीजिए, इनके न्यूनतम समूह बनाने। न्यूनतम समूह का मतलब समझ रहे हैं, ग्रुप जो है आपको कम से कम बनाने हैं। अगर आपको ग्रुप कम से कम बनाने हैं तो आपको हर ग्रुप में जानवरों की संख्या ज्यादा से ज्यादा रखनी पड़ेगी। ऐसे तो होगा, अगर ग्रुप में आप जानवरों की संख्या ज्यादा रखेंगे तभी तो कम ग्रुप बनेंगे। अगर जानवरों की संख्या कम कम रखेंगे तो ग्रुप बहुत ज्यादा बन जाएंगे। आपको न्यूनतम समूह बनाने हैं तो आपको जानवरों की संख्या ज्यादा रखनी है। तो बताइए 945 तो गाय हैं और 2475 भैंसे हैं, और आपको जो ग्रुप बनाने हैं उस ग्रुप में आपको बड़े से बड़ा नंबर रखना है। उस ग्रुप में आपको ज्यादा से ज्यादा जानवर रखने हैं, तो आपको बताना है वो बड़े से बड़ा नंबर ऐसा कौन सा होगा जो इन दोनों को काट दे, क्योंकि समूह में जानवरों की संख्या समान रखनी है। तो एक ऐसा नंबर बताइए जो 945 और 2475 को काट दे। तो 945 2475 को काटने वाला नंबर क्या होगा, इनका एचसीएफ। इनका एचसीएफ अगर निकाल लेंगे तो आपको वो नंबर मिल जाएगा जो इन दोनों को पूरा पूरा काट देगा। मतलब इन दोनों के अंदर जो सबसे बड़ा कॉमन नंबर होगा, इन दोनों के अंदर जो सबसे बड़ा कॉमन नंबर होगा वो आपको मिल जाएगा। अगर वो मिल जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि एक समूह में आपको कितने जानवर रखने हैं, क्योंकि उससे बड़ा कॉमन नंबर होगा ही नहीं। तो 945 और 2475 का जब एचसीएफ निकालेंगे, और एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपको बहुत सारी विधि बता दी है, तो आप ये खुद सॉल्व करिएगा। 945 और 2475 इनका आप लगातार विभाजन विधि से एचसीएफ निकालिएगा। सब लोग निकाल लेंगे, मैंने बहुत सारे एग्जांपल बताए हैं। मैं डायरेक्ट आपको एचसीएफ लिख देता हूं। एचसीएफ आएगा इसका 45। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, 45 एक ऐसा नंबर है, 45 एक ऐसा बड़े से बड़ा नंबर है जो इसे और इसे दोनों को पूरा पूरा काट देगा। तो इसका मतलब अगर 45 आपका एचसीएफ आया है तो आप कह देंगे सर 45 जो है हर ग्रुप में अधिकतम जानवर हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 45 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन्हें काट दे। तो एक ग्रुप में अधिकतम 45 जानवर हो सकते हैं। अगर एक ग्रुप में अधिकतम 45 जानवर हो सकते हैं तो 945 गाय में कितने ग्रुप बनेंगे, तो एक ग्रुप में अगर 45 होंगे तो 945 में कितना हो जाएगा, 945 में 45 का भाग दे दीजिए। एक समूह में अगर 45 जानवर हैं तो 945 में कितने समूह बनेंगे, 45 दूनी 90, 45 से कम 45। तो आप देखें कितने समूह बन रहे हैं आपके, 21 समूह तो यहाँ बने हैं। तो आप देख रहे हैं गाय के कितने समूह बनेंगे, 21, क्योंकि एक समूह में 45 है तो 945 में 21 समूह बनेंगे। इसी प्रकार भैंसों में देखिए 2475, एक समूह में 45 हैं तो इसमें कितना बन जाएगा, 45 का भाग दीजिए। और 45 का जब इसमें भाग देंगे तो 45 का जब भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार, 5 बार जाएगा। 45 दूनी 90, 225, फिर आपका 225 बनेगा, बचेगा तो फिर 5 बन जाएगा। तो आप देखें 55 समूह यहाँ बने हैं। तो आपसे बोला गया समूहों की संख्या, 21 समूह यहाँ पे आए, 55 यहाँ पे, 21 और 55 कितना होता है भाई बताएं, जोड़ेंगे तो 76 आपका समूह आ गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में आपको मिलते रहेंगे, आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। 76 समूह आपके आने वाले हैं, कर पाएंगे सभी विद्यार्थी, कर पाएगा। एक बार देख लें अच्छी तरीके से, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपने इनका एचसीएफ लिया, एचसीएफ लेने से आपको मिल गया वो बड़ा नंबर जो इन दोनों के अंदर कॉमन है। तो 45 अगर एक समूह में जानवर हैं तो एक समूह में 45 जानवर होंगे तो 945 में 21 बनेंगे, और यहाँ पे 55 बनेंगे तो 55 और 21 को जोड़ दिया, 76 समूह हमारे आ गए हैं। ठीक है, चलिए आपसे बोला गया अगला क्वेश्चन पढ़ें। किसी माली के पास 44 सेब, 66 केले और 110 आम के पेड़ हैं, ठीक है। वह इनको पंक्तियों में इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार के पेड़ हो, सभी पंक्तियों में पेड़ों की संख्या समान हो। तो न्यूनतम पंक्तियां बतानी है, मतलब पंक्तियां क्या है, न्यूनतम।
अगर पंक्तियां न्यूनतम हैं तो आपको क्या करना है, अगर पंक्तियों की संख्या कम से कम रखनी है तो प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा रखनी होगी। अगर प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे तो पंक्ति हमारी क्या बन जाएंगी, न्यूनतम बन जाएंगी, मिनिमम बन जाएंगी। ठीक है, तो आप देखिए, तो आप बताइए 44 तो सेब के पेड़ हैं, 66 केले के पेड़ हैं और 110 आम के पेड़ हैं। तो बताइए अगर आपको प्रत्येक पंक्ति में अगर पेड़ों की संख्या ज़्यादा रखनी है तो बताइए वो बड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा होगा जो इनको पूरा पूरा काट दे। 44, 66, 110 का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो 22 आ जाएगा। 22 से ये भी कटेगा, 22 दूनी 44, 22 तिया 66, 22 पंजे 110, तो 22 आपका आ गया। इसका मतलब हर पंक्ति में आप 22 पेड़ लगा सकते हैं। 22 से बड़ा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन तीनों को पूरा पूरा काट दे। इनका एचसीएफ 22 आ गया तो आप 22 रखेंगे। एक पंक्ति में 22 है तो आप देखिए 44 सेब के पेड़, तो यहाँ कितनी पंक्ति बनेगी, एक पंक्ति में 22 है, 44 में कितनी पंक्ति बनेगी, 2। यहाँ 66 है, एक पंक्ति में 22 है, 66 में कितना आ जाएगा भाई, 3। और आप देखेंगे यहाँ पे एक पंक्ति में 22 तो 110 में कितना बन जाएगा भाई, 5। तो आप देखेंगे टोटल कितनी पंक्तियां बनेंगी, 2, 3, 5 और 5 10, टोटल 10 पंक्तियां बनेंगी। तो आपका आंसर आ जाएगा 10 पंक्तियां। ठीक है, 10 पंक्ति, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। बोला गया है ये क्वेश्चन आपका यहां पे आ जाइए, ये क्वेश्चन आपको देखना है। ठीक है, वो क्वेश्चन आपका पुराना डल गया है, यहां आ जाइए, इस क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन कह रहा है 4 घंटियां क्रम से 6, 8, 12, 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे एक साथ 12 बजे बजी हों तो ज्ञात कीजिए कितने समय बाद वे दोबारा एक साथ बजेंगी और 6 घंटे में कितनी बार बजेंगी। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आता है, सुन लीजिए, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है और आपको देखने को मिलेगा। अगर आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस लगाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते रहेंगे। ध्यान दीजिए, 6, 8, 12, 18 मिनट के अंतराल पर बज रही हैं। तो आप देखिए पहली घंटी हर 6-6 मिनट के अंतराल पर बजेगी, दूसरी वाली हर 8-8 मिनट के अंतराल पर बजेगी, तीसरी वाली हर 12-12 मिनट के अंतराल पर बजेगी और चौथी वाली हर 18-18 मिनट के अंतराल पर बजेगी। तो एक समय ऐसा आएगा जब ये चारों की चारों एक साथ बज रही होगी। वो समय कब आएगा, जब आप 6, 8, 12, 18 से कटने वाला नंबर ढूंढ लेंगे। और 6, 8, 12, 18 से कटने वाला सबसे छोटा नंबर क्या होगा, इनका एलसीएम। तो 6, 8, 12, 18 का आप क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और जब आप इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना सब पे आता है, तो इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 मिनट। क्योंकि 72 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 12 से, 18 से। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन किसका होता है, एलसीएम का, है ना। क्योंकि आपको देखना है कि एक समय ऐसा आएगा जब ये चारों की चारों एक साथ बजेंगी। वो समय कब निकालेंगे, जब इनसे कटने वाला नंबर मिल जाएगा। इनसे कटने वाला नंबर क्या आ गया, 72 आ गया। 72 मिनट के बाद ये सब एक साथ बजेंगी। 72 मिनट का मतलब क्या हो गया, 1 घंटा 12 मिनट। 1 घंटा 12 मिनट के बाद ये सब एक साथ बजेंगी। पहली बार एक साथ कितने बजे बजी हैं, 12 बजे। पहली बार एक साथ 12 बजे बजी हैं, तो अगली बार एक साथ बजने में 1 घंटा 12 मिनट का समय लगेगा। तो 12 बजे में अगर 1 घंटा 12 मिनट का समय अगर आप जोड़ देते हैं तो कितना बज जाएगा, 12 बजे में 1 घंटा जोड़ें, 1 बजकर 12 मिनट, 1 बजकर 12 मिनट आ गया। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है सबको, कोई परेशानी नहीं होगी, सब लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, अब बोला गया 6 घंटे में कितनी बार बजेंगी, 6 घंटे में। अब आपको पता है कि सर एक बार एक साथ बजने में 72 मिनट का समय लग रहा है। एक बार एक साथ बजने में 72 मिनट का समय लगेगा। एक बार एक साथ बजने में 72 मिनट का समय लगेगा। तो आप देखिए 6 घंटे में, 6 घंटे का मतलब क्या हो जाएगा, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट होता है। तो 6 घंटे का मतलब कितना हो जाएगा, 360 मिनट। तो 360 मिनट कितनी बार बजेंगी, तो यहां पे क्या करेंगे, 360 में 72 का भाग दे देंगे। तो 360 से 72 कटेगा कितनी बार, 5 बार। कितनी बार कटेगा, 5 बार। ध्यान दीजिएगा, 72 मिनट के अंतराल पर एक साथ बजेंगी। तो एक बार एक साथ बजने में 72 मिनट का समय लग रहा है। तो 6 घंटा मतलब 360 मिनट में आप देखेंगे 72 का भाग दिए 5 बार। पर ये 5 गलत आंसर है, 5 ये गलत आंसर है। ये सही आंसर अगर बनाना है तो इसमें आपको 1 जोड़ना पड़ेगा। तो सही आंसर कितना आएगा, 6 बार। आपने 1 क्यों जोड़ा है, आपने 1 इसलिए जोड़ा है कि प्रारंभ में, शुरुआत में, देखिए पहले शुरुआत में एक साथ बजी होंगी,
फिर इसके 72 मिनट के बाद फिर दोबारा से 1 बजी होंगी, फिर 72 मिनट के बाद 1 7 बजी होंगी। तो जो मैंने एक जोड़ा है ना, ये वाला एक जोड़ा है जो प्रारंभ वाला, क्योंकि यहाँ पे प्रारंभ वाला नहीं आता है तो प्रारंभ वाला एक जोड़ना जरूरी है, इनिशियल वाला, शुरुआत वाला, जब शुरुआत में 1 7 बजी होंगी। तो आप देखेंगे आंसर कितना आ जाएगा, 6 बार। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, 5 आंसर टिक करके निकल जाते हैं। 5 टिक नहीं करना है, आंसर क्या टिक करना है, 6 बार। ठीक है, बताइए, कोई परेशानी हो तो बताइए मुझे। कर लेंगे सभी लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया गया है 4 घंटियां 30 मिनट। ध्यान दीजिए सभी लोग, पढ़ें क्वेश्चन अच्छी तरह से। 4 घंटियां 30 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा और 1 घंटा 45 मिनट के अंतराल पे बजती हैं। जब ये सभी घंटियां एक साथ दोपहर 12 बजे बजी हो तो पुनः एक साथ कितने बजे बजेंगी। तो चलिए सबको पहले घंटे बदल लीजिए। 30 मिनट को घंटे में क्या कहेंगे, 30 मिनट का मतलब होता है 1/2 घंटा। ठीक है, ये तो आपका 1 घंटा है ही। ये आपका 1.5 घंटा है, 2 एकम 2 और 1 3/2 घंटा हो गया। और 1 घंटा 45 मिनट को बदलिए। 45 मिनट में कितना घंटा होता है, कभी भी मिनट को अगर घंटे में बदलना है तो आपको 60 का भाग देना होता है। जब कभी भी मिनट को घंटे में बदलना होता है तो 60 का भाग देना होता है। तो 15 या 45, 15 चौक 60। तो 45 मिनट का मतलब होता है 3/4 घंटा। तो 1 घंटा तो ये है ही, और 3/4 घंटा और है, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 और 3 7/4 घंटा। तो आप देखिए 1 घंटा 45 मिनट का मतलब होता है 7/4 घंटा। ध्यान दीजिए सभी लोग। अब आपसे बोला गया है पहली घंटी हर आधे घंटे बाद बज रही है, दूसरी घंटी 1 घंटे बाद, तीसरी 1.5 घंटे बाद, चौथी 1 घंटा 45 मिनट। 45 मिनट को मैंने घंटे में बदला, मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग देंगे तो 45 मिनट का मतलब होता है 3/4 घंटा, और 1 घंटा ये है तो आगे 7/4 घंटा। अब ये सब एक साथ कब बजेंगे, जब आप इनसे कटने वाला नंबर ढूंढ लें, मतलब इनका एलसीएम ले लें। तो इनका एलसीएम क्या आएगा जरा बताएंगे मुझे। आपको पता है ये सारी संख्या भिन्न में है, और भिन्न का एलसीएम कैसे निकालते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए। भिन्न का एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऊपर वालों का तो एलसीएम लेंगे, 1 का 3 का और 7 का एलसीएम लेंगे, और नीचे वालों का एचसीएफ लेंगे। तो ऊपर वालों का एलसीएम ले लीजिए। भिन्नों का एलसीएम कैसे निकालते हैं, ऊपर वालों का एलसीएम 1, 1, 3 और 7 का एलसीएम, और नीचे वालों का एचसीएफ 2, 1, 2, 4। ठीक है, अब ऊपर वालों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 या 21, और नीचे वालों का एचसीएफ 2, 1, 2, 4 को काटने वाला नंबर क्या होगा सबसे बड़ा। अब 1 को काटने वाला नंबर 1 से बड़ा नहीं हो सकता, तो एचसीएफ आपका 1 होगा, तो आपका आ गया 21 आवर्स। 21 घंटे के बाद ये सारी घंटियां एक साथ बजेंगी। पहली बार एक साथ दोपहर 12 बजे बजी हैं, तो अगली बार एक साथ कितने बजे बजेंगी, दोपहर के 12 बजे में 21 घंटा जोड़ दीजिए तो कितना बजेगा जरा बताएंगे। तो आप देखिए 21 घंटे को मैं अगर थोड़ा सॉल्व फॉर्म में लिखूं, 21 घंटे का मतलब होता है 24 घंटा माइनस 3 घंटा, है ना, ये होता है ना। 21 घंटे का मतलब होता है 24 घंटा माइनस 3 घंटा। अगर 12 बजे में 24 घंटा जोड़ेंगे तो फिर 12 बज जाएगा, और उसमें से 3 घंटा घटा दीजिए तो 12 बजे में 3 घंटा, 12 बजे में से अगर 3 माइनस करेंगे तो 9 बज जाएगा, तो सुबह के 9 बजे। ध्यान दीजिए 21 घंटे का मतलब होता है 24 घंटा माइनस 3 घंटा। तो 12 बजे में अगर 24 घंटा जोड़ेंगे तो आपका फिर दोबारा से 12 बज जाएगा। अब 12 बजे में 3 घटा देंगे, क्योंकि दोपहर का 12 बज रहा है, दोपहर के 12 बजे में से अगर 3 घंटा घटाएंगे तो सुबह का 9 बज जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी से बताएं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सब लोगों की समझ में आ रहा होगा। आ जाइए अगले पे। ये आपका अगला, बताइए ये क्वेश्चन आपका अगला आया है, इसका आंसर क्या होगा। सब लोग पहले क्वेश्चन पढ़ें अच्छी तरह और आंसर बताने की कोशिश करें। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है वाला। 3 व्यक्ति एबीसी एक वृत्ताकार मैदान के रास्ते पर समान बिंदु, समान समय, समान दिशा में दौड़ना शुरू करते हैं। यदि वे अपना एक चक्कर क्रम से 20, 30 और 10 मिनट में पूरा करेंगे तो कितने मिनट बाद वे एक साथ मिलेंगे। ठीक है, जैसे आपने देखा ये एक वृत्ताकार मैदान है, 3 लोग हैं एबीसी, मान लीजिए यहाँ पे खड़े हो गए हैं और तीनों क्या कर रहे हैं, यहाँ से दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं। पहला ए दौड़ रहा है, बी दौड़ रहा है और सी दौड़ रहा है। ठीक है, ए बी सी, यहाँ से तीनों दौड़ रहे हैं, एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। ठीक है, और ए जो है अपना पूरा चक्कर 20 मिनट में कंप्लीट कर लेता है,
और बी जो अपना पूरा चक्कर 30 मिनट में कंप्लीट कर लेता है और सी जो अपना पूरा चक्कर 10 मिनट में कंप्लीट कर लेता है। तो एक समय ऐसा आएगा, ये दोबारा से यहाँ पे मिलेंगे, वो समय कब आएगा जब आप इनसे कटने वाला नंबर ढूंढ लें। तो 20, 30 और 10 से कटने वाला नंबर, 20, 30 और 10 से कटने वाला नंबर क्या होगा, इनका एलसीएम। इनका एलसीएम अगर निकाल लेंगे तो कितना आएगा 60, मतलब 60 मिनट के बाद एक साथ मिलेंगे। क्यों? क्योंकि एक मिनट में अगर एक चक्कर लगाने में अगर ये 20 मिनट लगाएगा तो 60 मिनट में 3 चक्कर लगा के यहीं खड़ा होगा। ये एक चक्कर लगाने में 30 मिनट लगाएगा तो 60 मिनट में 2 चक्कर लगा के ये भी यहीं आ जाएगा। अगर ये पूरा चक्कर 10 मिनट में लगा रहा है तो 60 मिनट 6 चक्कर लगा के ये भी यहीं आ जाएगा। 60 मिनट के बाद तीनों के तीनों यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 60 मिनट। ठीक है, कर पाएंगे? चलिए चलते हैं आगे। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है 3 व्यक्ति एबीसी 12 किलोमीटर, ध्यान दें क्वेश्चन पढ़ें पहले अच्छे तरीके से सभी लोग। आप देखिए एक वृत्ताकार मैदान है और आपको इस बार इसकी दूरी दी गई है। कितना किलोमीटर लंबा मैदान है? 12 किलोमीटर लंबा मैदान है। ठीक है, 3 लोग एबीसी हैं, यहां से दौड़ना स्टार्ट करें। ए भी यहां से दौड़ रहा है, बी भी यहां से दौड़ रहा है, सी भी यहां से दौड़ रहा है। 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार रास्ते पर दौड़ते हैं यदि वे अपना दौड़ एक स्थान से एक ही समय में एक ही दिशा में, एक स्थान से एक ही समय में एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं और ए जो है उसकी स्पीड दी गई है। ए की स्पीड कितनी दी गई? 3 किलोमीटर पर आवर। ए की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर दी गई और बी की दी गई 7 और सी की दी गई 13। तो बताइए कितने समय बाद वो एक साथ मिलेंगे। अब आपने देखा सर पिछले वाले क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली समय दिया गया था तो हमने समय का एलसीएम ले लिया था, हमारा आंसर आ गया था। ये तो हुआ था। पिछले वाले क्वेश्चन में सीधा सीधा हमें क्या दिया गया था? सीधा सीधा हमें समय दिया गया था और समय का हमने क्या ले लिया था? समय का एलसीएम ले लिया था, हमारा आंसर आ गया था। पर यहाँ पर समय नहीं दिया गया है, यहाँ पर आपको दूरी दी गई है और चाल दी गई है। और दूरी और अगर चाल पता है तो हम समय तो निकाल सकते हैं ना। अगर आपको ए का समय निकालना है तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो दूरी है 12 और ए की चाल कितनी है? 3। तो ए का समय कितना आ जाएगा? 4 घंटा। बी दूरी कितनी है? 12 और चाल कितनी है? 7। तो 12 बटा 7 घंटा आ जाएगा। इसका निकालेंगे, दूरी कितनी है? 12 और ये कितना है? 13। 12 बटा 13 घंटा आ गया। ठीक है, तो ए बी सी का समय निकाल लिया आपने दूरी बटा चाल करके, आपने समय आ गया। अब जो समय आ गया उसका एलसीएम ले लीजिए। समय का एलसीएम ले लेते हैं। चलिए एलसीएम ले लेते हैं समय का। तो समय का एलसीएम लीजिए 4, 12 बटा 7 और 12 बटा 13। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए। अब आपको पता है भिन्नों का एलसीएम कैसे लेते हैं? ऊपर वालों का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। तो 4, 12, 12 का एलसीएम तो 12 आ जाएगा और नीचे वाले का एचसीएफ 1, 7, 13 का एचसीएफ कितना आएगा? 1 ही तो आएगा, क्योंकि 1, 7, 13 को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर 1 ही होगा। तो आपका आंसर आ गया 12 घंटा। तो कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि दूरी और चाल दी गई है तो पहले आप समय निकालेंगे और समय का आप क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर पाएंगे? इस तरह के क्वेश्चन हमें मिलते रहते हैं एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग सॉल्व करें इस क्वेश्चन को और आंसर बताने की कोशिश करेंगे। एक दुकानदार के पास 3 प्रकार की शराब दी गई है भाई। पहले वाले के पास 345 लीटर रम है, दूसरे के पास 120 लीटर बियर है या 225 लीटर विस्की है। तो बड़े से बड़े आकार के बर्तन का आकार क्या होगा जो इन सभी को पूर्णतः नाप सके। तो आपने देखा एक दुकानदार के पास 3 प्रकार की शराब दी गई है। पहले वाले के पास 345 लीटर रम है, यहाँ 120 लीटर आपकी बियर है और 225 लीटर विस्की है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? अब आपको बताना है सर वो बड़े से बड़ा बर्तन क्या है। 345 लीटर रम है, 120 लीटर बियर है और 225 लीटर विस्की है। ठीक है, अब आपको बताना है वो बड़े से बड़े आकार का बर्तन का आकार क्या होगा जो इन सभी को पूर्णतः नाप सके, मतलब इन तीनों को पूरा पूरा काटने वाला सबसे बड़ा नंबर। अब इन तीनों को पूरा पूरा काटने वाला सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? इनका एचसीएफ। इनका एचसीएफ अगर आप ले लेते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा? वो बड़ा नंबर मिल जाएगा जो इन तीनों को पूरा पूरा काट जाएगा। अब देखने से पता चल रहा है कि इन्हें तीनों को पूरा पूरा कौन काटेगा। आप देखिए 15 से सब कट रहे हैं, 15 दूनी 30, 15 दिए 45, 15 अट्ठे 15, 15 सब कट जाएंगे। तो आपका एचसीएफ आ जाएगा 15 लीटर। अगर आपके पास 15 लीटर का बर्तन है,
अगर आपके पास 15 लीटर का बर्तन है तो वो इसे भी काट देगा, इसे भी काट देगा, इसे भी काट देगा, सबको काट देगा, और 15 से ऐसा कोई और बड़ा नंबर नहीं है जो इन तीनों को पूरा पूरा काट दे। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 15 लीटर। समझ पा रहे हैं चीज़ों को? कोई परेशानी हो तो बताइए। चीज़ों को समझ पा रहे हैं? चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहते हैं। 3 आयताकार खेत का क्षेत्रफल दिया गया है, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस आप सॉल्व करते जाएंगे। 3 आयताकार खेत का क्षेत्रफल 105 वर्ग मीटर, 147 और 231 वर्ग मीटर दिया है। सभी खेतों में समान क्षेत्र बड़े से बड़े आकार की फुलवारी लगाई जाती है। अगर उसकी लंबाई 7 है, चौड़ाई क्या होगी? देखिए 3 खेत हैं आपके, मैं डायग्राम बनाता हूँ। पहला खेत आपका ये रहा, दूसरा खेत आपका ये रहा, और तीसरा खेत आपका ये रहा। ठीक है, ये 3 खेत हैं आपके पास। पहले वाले का जो एरिया दिया गया 105 वर्ग मीटर, दूसरे वाले का दिया गया 147 वर्ग मीटर, और तीसरे वाले का दिया गया 231 वर्ग मीटर। ठीक है, ये दिया गया। अब कह रहे हैं बड़े से बड़े आकार की फुलवारी लगाइए। बड़े से बड़े आकार की फुलवारी लगाई गई इनके अंदर। अब इनके अंदर आपने फुलवारी लगाई है, मान लीजिए, और बड़े से बड़े आकार की फुलवारी लगाई, उसकी सभी खेतों में समान क्षेत्रफल, और जो फुलवारी लगाई उसका क्षेत्रफल क्या है? समान। इसके अंदर आपने ये फुलवारी लगाई है, इसके अंदर भी आपने मान लीजिए ये फुलवारी लगाई, सबका एरिया बराबर है। बड़े से बड़े आकार की फुलवारी और सबका एरिया समान है। तो सबसे पहले बताइए ऐसा सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा जो तीनों के अंदर कॉमन हो? उतने ही आकार की फुलवारी लगी तो 105, 147 और 231, इन तीनों को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? इनका एचसीएफ। जो भी इनको काटने वाला सबसे बड़ा नंबर होगा वही हमारे फुलवारी का एरिया होगा। तो आप बताइए इन तीनों का अगर आप एचसीएफ निकालेंगे तो इनका एचसीएफ क्या आएगा? 105, 147, 231 को काटने वाला नंबर क्या होगा? तो आप देखेंगे, अगर आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है, मुझे तो समझ में आ रहा है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप इन दोनों का अंतर निकाल लें। इनका अंतर 42 आएगा, या तो एचसीएफ 42 है या 42 का गुणनखंड। 42 से ये नहीं कट रहा है तो 42 से गुणनखंड ये 21 × 2, 21 से ये भी कट जाएगा, 21 से ये भी कट जाएगा, 21 से ये भी कट जाएगा। तो आप देखिए आपकी फुलवारी का एरिया आएगा 21 वर्ग मीटर। ये जो फुलवारी आपने लगाई है वो 21 वर्ग मीटर की है। ठीक है, अब इस फुलवारी की लंबाई कितनी है? 7 मीटर। अब इसकी लंबाई तो 7 मीटर है, चौड़ाई क्या होगी? तो बताइए आयताकार है, आयत का एरिया क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। एरिया आपको 21 दिया गया है, एरिया आपको 21 दिया गया है, एरिया बराबर लंबाई कितनी है? 7, और आपको चौड़ाई बतानी है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ बतानी है, बी की वैल्यू बतानी है। तो कितना आ जाएगा? 7 या 21, चौड़ाई कितनी आ जाएगी? 3। तो आपकी ये चौड़ाई कितनी आ जाएगी? 3 मीटर। वैसे ही आपको 21 लाना है, 7 में किसका गुणा करो? 21 आ जाएगा, 7 या 21 आ जाएगा 21। तो आपकी चौड़ाई आ जाएगी 3 मीटर। समझ में आया? तो आपने सबसे पहले इनका एचसीएफ निकाला, 21 आया, मतलब फुलवारी 21 वर्ग मीटर की है। इसकी लंबाई 7 है, चौड़ाई कितनी आ जाएगी? 7 या 21। समझ में आ गया होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। सेम क्वेश्चन दोबारा से आ गया है। एक आयताकार कमरे के फर्श के सतह की लंबाई, ध्यान दें, एक आयताकार कमरे के फर्श की सतह की लंबाई 135 है, चौड़ाई 99 है। फर्श की सतह की लंबाई चौड़ाई दी गई है, एक फर्श है उसकी लंबाई 135 मीटर है और चौड़ाई 99 मीटर है। ठीक है, 99 मीटर है। यदि फर्श पर वर्गाकार टाइल्स लगाने हैं, टाइल्स लगाने इस फर्श पर जिसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, टाइल्स की बड़ी से बड़ी भुजा क्या होगी? तो बताइए जरा, बड़े से बड़ा नंबर ऐसा क्या होगा जो इन सबको काट दे? तो अगर बड़े से बड़ा नंबर निकालना तो इनका एचसीएफ लेना पड़ेगा। इनका एचसीएफ जो भी आएगा वो बड़ी से बड़ी लंबाई होगी जो इस वर्गाकार टाइल्स की लंबाई हो जाएगी। तो आप बताइए बड़े से बड़ा नंबर ऐसा कौन सा है जो इन्हें काट दे? इनका एचसीएफ। तो इनका एचसीएफ निकालेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ निकालिए। इन दोनों में क्या कॉमन है? 11 नम्मा 99 और ये 15 नम्मा 99। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है। तो दोनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा? 9। तो जो आप टाइल लगा रहे हैं उस टाइल की भुजा कितनी होगी? 9 मीटर। टाइल जो लगा रहे हैं 9 मीटर की भुजा होगी, क्योंकि 9 एक ऐसा नंबर है जो इसे और इसे पूरा पूरा काट देगा। तो टाइल की भुजा हो जाएगी 9। तो टाइलों की संख्या बतानी है। तो नंबर ऑफ टाइल कैसे निकालते हैं? ध्यान दें, अगर आपको टाइलों की संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ टाइल्स निकालने हैं, तो टाइलों की संख्या कैसे निकालते हैं? ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ फ्लोर, फर्श का एरिया, एरिया ऑफ फ्लोर, फर्श का एरिया अपॉन एरिया ऑफ टाइल, टाइल्स का एरिया।
अगर पूरे फर्श के एरिया में अगर एक टाइल के एरिया का भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा, फर्श का एरिया क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई 135 है और चौड़ाई कितनी 99, और टाइल का एरिया क्या होगा, टाइल क्या है वर्गाकार, और वर्ग का एरिया क्या होता है भुजा का स्क्वायर, तो भुजा कितनी है 9, तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 × 9, तो 9 से ही कट जाएगा 15 बार और 9 से कटेगा 11 बार, तो आप देख 11 पंजे 55, 11 कम 11 5 65, 165 टाइल आपके लगेंगे। ये आपका आंसर है। बताइए कोई दिक्कत आ रही है तो 165 टाइल आनी चाहिए। कितने आने चाहिए 165। समझ पा रहे हैं, समझ रहे अच्छी तरह, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए सारी चीजें अच्छी तरह। कभी भी टाइलों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, टाइलों की संख्या निकालने के लिए फर्श के एरिया में एक टाइल के एरिया का भाग दे देंगे, है ना। जैसे मैं आपसे बोलूं पूरे फर्श का एरिया 100 है, पूरे फर्श का एरिया 100 है और एक टाइल का एरिया 20 है, तो कितने टाइल लगेंगे, 20 का भाग 100 में देंगे तो 5 टाइल लगेंगे। भाई एक टाइल अगर 20 एरिया ले रहा है और पूरा फर्श कितना लेगा 100 ले रहा है, तो एक टाइल अगर 20 लेगा तो 20 × 5 कितना हो जाएगा 100, 5 टाइल लगेंगे। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा हुआ है। बताइए इसका आंसर बताइए मुझे। एक आयताकार फर्श की सतह लिख लीजिएगा यहाँ पे, सतह, एक आयताकार फर्श की सतह की लंबाई और चौड़ाई आपको दी गई 295 165 मीटर। यदि फर्श पर कम से कम संख्या में वर्गाकार टाइल्स लगाने, टाइल्स की भुजा क्या होगी। कम से कम संख्या में अगर टाइल लगाने हैं तो टाइल का साइज क्या रखना पड़ेगा, बड़े से बड़ा। तो बताइए ऐसा बड़े से बड़ा नंबर ऐसा कौन सा होगा जो इन दोनों को काट दे, इनका एचसीएफ। तो इनका एचसीएफ जरा मुझे लेके बता देंगे आप। 295 और 165 का एचसीएफ आप खुद निकालें, आप लगातार विभाजन विधि लगा लें, आप छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में दे लें और एचसीएफ निकाल लें। वैसे भी आपको दिख रहा है आखिरी में 5 है, तो किसी ऐसे नंबर से कटेगा जिसके आखिरी में 5 हो। क्या 15 से कट रहा है, 15 से ये कट रहा है, पर ये 15 से ये नहीं कटेगा, 15 का 15 14 45 नहीं कटेगा, 15 से 5 से कट जाएगा, 5 से ये भी कट जाएगा, 5 से ये भी कट जाएगा, तो आपका टाइल्स की भुजा कितनी आ जाएगी 5 मीटर। आप और एरिया निकाल कर देख लें, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग दें, लगातार विभाजन विधि लगाएं जो मैंने बताई थी। अगर आप उस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, टाइल्स की भुजा आ जाएगी। टाइल्स की भुजा क्या है 5 मीटर, इसका एचसीएफ 5 मीटर ही आएगा, तो आपकी टाइल की भुजा 5 आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन अगला। 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी जो 3 4 5 से पूर्ण तक कट जाए। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है भाई, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सर आप देखते हैं तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, पर कंडीशन लगी है 3 4 5 से कट जाए। अब आप क्या करें, 3 का भाग अलग चेक करें, 4 का भाग अलग देंगे, 5 का भाग अलग देंगे, तो आपको समय लगेगा। तो 3 4 5 अगर तीनों से काटनी है तो आप क्या करिए, 3 4 5 तीनों से कटने वाला सबसे छोटा नंबर ढूंढ लीजिए पहले, और 3 4 5 से कटने वाला सबसे छोटा नंबर क्या होगा, इनका एलसीएम कितना आ गया 60। तो आप क्या करें, आप अपनी संख्या में 60 का भाग दें, क्योंकि जो संख्या अगर 60 से कट गई तो वो संख्या 3 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी, क्योंकि 3 4 5 से कटने वाला सबसे छोटा नंबर 60 होता है। अब जो नंबर 60 से कट जाएगा वो इन तीनों से भी कट जाएगा, आपको अलग अलग चेक करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसमें 60 का भाग देंगे, 60 का भाग दीजिए, 60 का भाग दीजिए इसमें, 60 एकम 60 कितना बचेगा 399, 36 39। तो आपने देखा शेष बच गया 39। तो जो भी आपका बचा है इसे आप इसमें से माइनस कर दें, जो भी शेष नहीं बचना चाहिए इसमें से माइनस कर दीजिए। इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 069, तो आपका आंसर आ जाएगा 960। आपका आंसर आ जाएगा 960। समझ पा रहे हैं सब लोग, कर पाएंगे। तो आपने 60 का भाग दिया, 60 का भाग जब इसमें दिया तो शेष बचा है 39। आपको शेष नहीं बचना चाहिए, तो जो भी शेष बचा है इसमें से घटा दीजिए, आपका जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 960। आप कर पाएंगे, उम्मीद है कि आप बड़ी आसानी से आंसर निकाल पाएंगे। अगला क्वेश्चन, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 3 4 5 से कट जाए। तो अभी हमने सॉल्व किया है। अगला क्वेश्चन, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो इनसे कट जाए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 99,999। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, पर वो कंडीशन लगा दी है कि वो 15 से भी कटनी चाहिए, 36 से भी कटनी चाहिए, 21 से भी कटनी चाहिए। अब 15 36 और 21 से आप अलग अलग तो चेक करेंगे नहीं,
भाई 15, 36 और 21 से आप अलग अलग चेक करेंगे नहीं, तो आप क्या करें, एक ऐसा नंबर ढूंढें जो तीनों से कट जाता हो, और तीनों से कटने वाला नंबर क्या होगा, इनका एलसीएम। 15, 36 और 21 का एलसीएम जब आप निकालेंगे तो आपका एलसीएम आप निकाल लीजिएगा, आपका एलसीएम आएगा 1260। ठीक है, आप निकालिएगा, आप एलसीएम इस तरह से लिख के निकालिएगा, जैसे मैंने बताया, मैं सब चीज़ बता चुका हूँ आपको, इसलिए मैं बार बार नहीं कर रहा हूँ कि आपका समय बर्बाद हो। आप इसका एलसीएम इस तरह से निकालेंगे, 1260 आएगा, तो आप क्या करेंगे, इसमें 1260 का भाग देंगे, 1260 का इसमें भाग देंगे। तो भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, जरा चेक करिए, 12 8 8 बार चला जाएगा क्या, 0, एक बार चेक कर लेता हूँ पहले मैं, फिर नहीं हटा दूंगा, 0, 8 6 48 की 8, हाँ से लागी 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, हाँ से लागी 2, 8 और 10, बड़ा हो जाएगा, नहीं जाएगा, बड़ा हो जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे, किसका देंगे, 7 का। जब 7 का देंगे तो कितना आएगा, 0, 7 6 42 की 2, हाँ से लागी 4, 7 दूनी 14 और 4 18 की 8, हाँ से लागी 1, 7 1 7 1 8, इतना आ जाएगा। तो 9 7 1 1 और फिर आपका 9 आ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, अब जरा बताएं कितनी बार जाएगा, तो 12 नम्मा 108, हाँ 9 बार चला जाएगा इस बार। 0 9 6 54 की 4, हाँ से लागी 5, 9 दूनी 18 18 और 5 23 के 3, हाँ से लागी 2, 9 और 2 11। ठीक है, तो 9 5 4, आपने देखा इतना आपका बच गया है। अगर इससे ये पूरा पूरा कटता तो यहाँ 0 आता है, पर इतना बचा हुआ है, तो जो बचा हुआ है तो आप क्या करेंगे, जो बचा हुआ है इसमें से घटा दीजिए इसे, 99999 माइनस 459, 0 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 99। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा 99540। कर पा रहे हैं सभी लोग, कोई परेशानी किसी आदमी को, किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप इन तीनों से कटने वाला नंबर 1260 आ गया, 1260 का जब इसमें भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 99540। ठीक है, आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। ये आपका अगला क्वेश्चन आ गया, 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या बताइए 6 8 12 से पूरी पूरी कट जाए। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, तो आप कहेंगे सर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1000। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1000 हो जाएगी, हो गई 1000। अब वो 6 8 12 से कटनी चाहिए, तो 6 8 12 के लिए मैं अलग अलग थोड़ा चेक करूंगा, तो 6 8 12 से कटने वाला नंबर क्या होगा, इनका एलसीएम। 6 8 12 से कटने वाला नंबर इनका एलसीएम कितना आ गया, 24। अब जो संख्या 24 से कटेगी वो इन तीनों से कट जाएगी, 24 का भाग दें इसमें, 24 का भाग दें तो 24 चौक 96, 4 आ जाएगा, 24 एकम 24, कितना आ गया, 16 आ गया है। अब क्या करेंगे, अब मुझे बताइए, अगर आप ऐसा कर दें कि 16 को घटा दें इसमें से, तो 1000 में से 16 घटाएंगे तो 984 आ जाएगा, जो कि एक 3 अंकों का नंबर है, और हमें आंसर चाहिए 4 अंकों का। तो यहाँ पे घटाने वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। घटाने वाला कॉन्सेप्ट कहाँ काम करता है, जब हमें बड़ी संख्या निकालनी होती है, क्योंकि जब आप यहाँ पे घटाने वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो ये 4 अंकों का नंबर 3 अंकों में बदल जाएगा, पर कि आंसर 4 अंकों में चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा तो घटाने वाली बात नहीं होगी, तो कौन सी बात होगी, ध्यान दें। आप देख रहे हैं किससे भाग दिया जा रहा है, 24 से, और यहाँ कितना बच रहा है, शेष। आप इन दोनों का अंतर निकालेंगे, जिससे भाग दिया जा रहा है और जो आपका बच रहा है, इनका अंतर निकालेंगे। 24 16 का अंतर कितना आ जाएगा, 8। तो बस आप क्या करेंगे, इसमें 8 जोड़ देंगे, और 1000 में अगर आप 8 जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1008। बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे सर घटा नहीं रहे तो इसे जोड़ दीजिए। अगर इसे जोड़ देंगे तो 1016 आ जाएगा, पर 1016 आप चेक करेंगे 6 8 12 इनमें से किसी एक नंबर से नहीं कट रहा होगा। नहीं कट रहा होगा तो वो आंसर नहीं होगा। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आएगा तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, वो कितना आएगा 8, और 8 इसमें जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 1008। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। बताइए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ध्यान दीजिए 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 10,000। कि 12 15 18 में से पूर्णतः कट जाए, 12 15 18 इनसे कट जाए, तो 12 15 18 तीनों से अलग अलग तो चेक करेंगे नहीं, तो 12 15 18 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। अब बताइए 12 15 18 का एलसीएम कितना आएगा, कितने लोग निकाल सकते हैं। 12 15 18 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम निकलेगा 180। चेक कर लीजिएगा, क्योंकि 180 एक ऐसा नंबर है जो 12 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा।
समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको 5 अंकों की छोटी संख्या बतानी है, 10,000 है, पर कंडीशन लगी है इन तीनों से कटनी भी चाहिए। अब इन तीनों के लिए अलग अलग तो चेक करेंगे नहीं, तो आप क्या करिए, 12, 15, 18 इन तीनों के लिए चेक करिए। तो 12, 15, 18 से कटने वाला नंबर क्या होगा, 180। तो आप क्या करेंगे, अपने नंबर में 180 का भाग देंगे। ध्यान दीजिए इधर, आप जब इसमें 180 का भाग देंगे, 18 पंजे 90, 900, 100 आ जाएगा और यहाँ एक 0, 18 पंजे 90, 900, ये आपका 100 बचा है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप इसमें 100 घटा मत दीजिएगा कि सर 100 घटा देता हूँ, नहीं, आप अगर घटाएंगे तो ये 5 अंकों का नंबर 4 अंकों में बदल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अभी मैंने क्या बताया आपको कि जिससे भाग दे रहे हैं और जो हमारा बच रहा है, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, इनका अंतर, इनका अंतर आ गया 80, इनका अंतर 80 आ गया, तो इसमें 80 है, जोड़ दीजिए आप, इसमें 80 आप जोड़ देंगे तो भाई आपका आंसर एकदम राइट आ जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी आपको आंसर की, 10,080। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? आप लोगों की समझ में बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें आ गई होंगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एलसीएम और एचसीएफ का एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आ रही होगी। किसी बच्चे को अगर कोई भी परेशानी आती है तो वो कमेंट करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, नए नए वैरायटी के क्वेश्चंस लगाएंगे, जिससे कि आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करने की आदत हो जाएगी। ये था हमारा एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, चलिए अब आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं, समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आपके लिए धन्यवाद। थैंक यू।